अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेलनेस बाय फरा। दुनिया की आबादी डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो गई है। बहुत से कंट्रीज हैं जहां पर खतरे की घंटी बज चुकी है और वो अपनी नई नस्ल को ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। अजीब बात है ना? हाँ जी, अजीब बात है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी तक आबादी में इजाफा उसी तरह से है और बहुत सी इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हमें नहीं पता। तो जब ऐसी सिचुएशन, जब दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है हमारे लिए, ये एक थोड़ी सी एक उम्मीद अफजा बात है कि हमारे मुल्क में जेंडर इक्वालिटी यानी मेल फीमेल प्रोपोर्शन 52% फीमेल है और 48% मेल है, वो भी बराबर है। और उसके अलावा जो हमारी आबादी में इजाफा है वो अभी तक अलार्मिंगली हाई है। यानी अंदाजा करें कि पाकिस्तान में अगर 1000 के पीछे 27 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मरने वालों की तादाद 1000 के पीछे 7 है। तो इस तरह आबादी में जो प्रोपोर्शन है वो अभी तक बहुत इंक्रीज कर रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान भी 2030 तक आबादी के ऊपर किसी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत से डेवलप्ड और मॉडर्न कंट्रीज में सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है। यूक्रेन, सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, रशिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्पेन, चाइना समेत और बहुत से मुल्कों की आबादी में शदीद कमी वाक़या हो रही है और पिछले 10 सालों के अंदर इनका जो ग्रोथ रेट है या पॉपुलर जो एक आबादी में कमी है, रेट ऑफ डिक्लाइन 20% रहा है। यूक्रेन, सर्बिया, बोस्निया और क्रोएशिया में ये 20% है और चाइना हिट लिस्ट के ऊपर है कि जिन्होंने मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं कि आबादी के अंदर इजाफा करें और एक प्रोपोर्शन जवान नस्ल का हो। याद रखें कि ये वही चाइना है कि जहां पर आज से सिर्फ 2 डेकेड्स बिफोर पॉलिसी थी 1 चाइल्ड पॉलिसी, और उसमें ये हो रहा था कि जेंडर डिस्पैरिटी आ रही थी कि वो लोग, बच्चियां अगर होती थी अबॉर्शन करा दी जाती थी और वहां पर भी मेल चाइल्ड डोमिनेंसी, एक पैट्रियार्कियल निज़ाम कायम था। उसके नतीजे में चाइना ने ये मेजर्स लिए थे कि 2 चाइल्ड पॉलिसी पर आए थे कि ठीक है, अगर एक गर्ल होती है तो साथ एक बॉय भी हो जाए, क्योंकि उस सूरत में मर्दों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा था और लड़कियां नहीं पैदा हो रही थी। इसी तरह हमने देखा कि इंडिया की कई रियासतों में ऐसा हुआ कि बच्चियों के मार देने की सूरत में उनको जो थी यंग एज में ही पैदा होते ही मार दिया जा रहा है या फिर मदर की माँ के पेट से ही मार दिया जाता है और उनको अबॉर्शन करा दिया जाता था। तो उसमें एक डेफिसिट प्रोड्यूस हो गया कि औरतों की तादाद में कमी वाक़या हो गई शदीद किस्म की। तो इस तरह ये डिफरेंसेस आते हैं। अच्छा, ये जो सिचुएशन है जापान में, अगर हम बात करें, जापान में एक टर्म इस्तेमाल होती है, इनको हम विच हाउसेस कहते हैं। ये पूरी की पूरी स्ट्रीट्स हैं जो बैरन हैं, खाली और बंजर पड़ी हुई हैं और वहां पर रहने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके इनहेबिटेंट्स या तो बड़े शहरों में मूव कर गए हैं या मर खप चुके हुए हैं। जापान में जो तादाद है 3 मिलियन लोग 10 सालों के अंदर खत्म हुए हैं, यानी नए पैदा नहीं हुए, और इस तरह जो डिफरेंस है बर्थ रेट और डेथ रेट का, उसकी वजह से ये लॉस हुआ है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि चाइना की आबादी 21 सेंचुरी में 2100 में 1.4 बिलियन रह जाएगी, जो कि अभी 771 मिलियन है। अच्छा, इसके अलावा हमने अभी देख रहे हैं कि जर्मनी और इटली समेत बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में भी आबादी में डिक्लाइन देखने में आया है। जो जापान के विच हाउसेस हैं, उस हवाले से जापान की गवर्नमेंट भी बहुत से मेजर्स लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी पॉलिसीज में अभी तक कोई रब्त नहीं पाया जा रहा। मसलन जो वहां पर आपको पता है कि जापान में अगर आप जाकर रहना चाहते हैं, जैसे हमारे मुल्क में बहुत लोग निकलना चाहते हैं, जापान में आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। आप वहां पर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और उसको फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन जो विच हाउसेस हैं उनको ओन करने के लिए जरूरी है कि आप उस जगह को आबाद करें। लेकिन लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे, जबकि ये बहुत आसान है और वीज़ा बहुत आसान है इन जगहों का जहां पर आबादियां डिक्लाइन में है? क्योंकि जापान में जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उससे जो हाउस को रिस्टोर करना है, कहा जाता है कि उसकी कॉस्ट उसके बराबर है कि हम नया घर बनाएं। और ऐसी जगहों पर जहां पर फिर अगेन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, नौकरियां करने के लिए बड़े शहरों की तरफ अगर जाना है तो वो लोगों को सूट नहीं करता। लेकिन अगर आप जापान जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप वहाँ पर लैंड ग्रैब कर सकते हैं, वहाँ पर आप हाउसिंग कर सकते हैं और उनके पास ऐसी बहुत सी जगह खाली पड़ी हुई हैं। उसके बाद हम आते हैं कुछ दूसरे मेजर्स की तरफ कि ये कंट्रीज क्या पॉलिसीज बना रही हैं और हमारा उनसे क्या लिंक है। हमारा उनसे ये लिंक है कि हर साल हम कश्ती में हमारे लोग डूब के मर जाते हैं, जब
टर्की और यूनान के साहिलों और समंदरों के अंदर गर्क हो जाते हैं, तो हमारे अंदर बड़ी स्ट्रांग टेंडेंसी है दियारे गैर में जाने की और परदेशों में धक्के खाने की। तो ये जो कंट्रीज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन रेट्स डिक्लाइन कर रहे हैं, ये इमिग्रेंट्स को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। इनमें पहला कंट्री है हमारे पास जर्मनी। जर्मनी ने शाम के पनाहगज़ीन को, जबकि सब जगह पर उनके लिए दरवाजे बंद थे, उनके लिए अपने दरवाजे खोले और तकरीबन जो सीरिया है, शाम है, वहाँ से 606,000 सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक लोगों ने वो जगह छोड़ी है और उनमें से बहुत बड़ी तादाद जर्मनी में आकर उन्होंने सुकूनत इख्तियार की है। सीरिया भी, शाम भी ऐसा मुल्क है कि जंग की वजह से वहाँ पर भी आबादी में डिक्लाइन, शदीद किस्म का डिक्लाइन देखने में आ रहा है। तो इस तरह ये जो मुल्क हैं ये किस चीज़ के इस डिक्लाइनिंग रेट के ऊपर काबू पा रहे हैं, क्योंकि ये इमिग्रेशन के जो प्रोसीजर्स हैं उनको आसान बना रहे हैं। इन मुल्कों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत, जो थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट है मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए, तो उसके साथ साथ कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें हमारे लिए वीज़ा पॉलिसीज़ कंपैरेटिवली आसान हैं, जैसा कि जर्मनी और इटली में भी आजकल वीज़ाज ओपन है और पेपर्स वगैरह लिए जा रहे हैं। तो अगर किसी ने अप्लाई करना है तो वो कर सकता है। जैसे मैं जापान का बता रही हूँ कि जापान का वीज़ा प्रोसेस सिर्फ 4 दिन में हो जाता है और आप वहाँ पर जा सकते हैं। कुछ थोड़े बहुत कल्चरल डिफरेंस